हाँ देखिए, ये पार्ट सेकंड है। ठीक है बेटा, ये पार्ट सेकंड है। और जिस बच्चे ने पार्ट वन नहीं देखा होगा ना, तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले पार्ट वन देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसके बाद ये पार्ट टू देखिए। आप चैप्टर वही रहने वाला है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव। उसमें मैंने कुछ पढ़ाया था, वो पार्ट वन में है, और बाकी जो है अभी पार्ट टू में। इसके बाद पार्ट थ्री भी आने वाला है, जो इसमें कुछ पेंडिंग है ना, वो हम पढ़ाएंगे पार्ट थ्री में। तो ये जो पार्ट टू में अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर आप निकालिए 252। पेज नंबर 252 आप निकालिए अपनी बुक की, जो पेज नंबर 252 है। तो वहां पे लिखा होगा रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वहां से मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा। ठीक है, पार्ट टू में यहाँ से जाएंगे हम। तो ये देखिए, हमें यहाँ से पढ़ना है। ये पार्ट टू है। इसमें जो हमारा टॉपिक आज का है वो है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आपने बुक निकाली, पेज नंबर आपने निकाला 252, तो वहां पे आपको दिखेगा रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सारे पॉइंट्स को नोट करते जाए आप। देखिए, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में लिखा होगा आपकी किताब में कि जो हमारी कंट्री है, बहुत सारे पार्टीज है कंट्री में। पार्टीज ही इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट बनती है। सो इन आवर कंट्री देयर आर नंबर ऑफ पार्टीज। कुछ पार्टीज नेशनल है, कुछ है रीजनल। अब नेशनल और रीजनल क्या होता है? मतलब नेशनल पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका वाइड रेंज होता है। वाइड रेंज मतलब ये पूरे कंट्री में इसका इन्फ्लुएंस होता है। इसका इन्फ्लुएंस होता है पूरे कंट्री में। ठीक है। और रीजनल जो है ना, ये लिमिटेड होता है। ऐसी पार्टी जिसको एक स्टेट में जानते हैं लोग, ज्यादा ये वाइड नहीं होता, इसका इन्फ्लुएंस पूरे कंट्री में नहीं होता है। तो हमारे कंट्री में कुछ पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टी, जिसको वाइड रेंज है, और कुछ पार्टीज है जिनको वाइड रेंज नहीं है। अब जिनको वाइड रेंज है वो तो नेशनल, और जिनको नहीं है वो तो रीजनल। ठीक है। तो अब जैसे हम बात करेंगे कांग्रेस की, ये देखिए कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी। बीजेपी की बात करेंगे, जनता पार्टी की बात करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे, और भी है। तो ये इनको कहते हैं नेशनल पार्टीज। ये नेशनल पार्टीज है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी। इसके बाद अगर आप अपने स्टेट की बात, यूटी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीडीपी की बात करेंगे, और भी पार्टीज है, वो होते हैं रीजनल पार्टीज। कुल मिला के आपने क्या सीखा बेटा? कि नेशनल पार्टीज भी होते हैं, रीजनल पार्टीज भी होते हैं। चाहे नेशनल पार्टी चाहे रीजनल पार्टी, दोनों को तो मैं कहूंगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ही होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। फिर रीजनल पार्टी जब पार्टिसिपेट करती है तो सीएम को चूज कर रहे हैं। जब नेशनल पार्टीज पार्टिसिपेट करते हैं तो तब जाके पीएम को चूज होता है, पीएम के लिए वहां पे इलेक्शन होता है। तो इसमें लिखा होगा इसी टॉपिक में आपके बुक पे कि जो लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्टी है, मतलब जो पार्टी पहले से ही है, बहुत पहले से, जिसको बहुत टाइम हुआ है, वो है कांग्रेस। ठीक है। तो कांग्रेस बहुत पहले से होते हैं। इसके बाद आपकी किताब में लिखा होगा इसी टॉपिक में कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में। मुझे एक्सपेक्ट ये है कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में, लेकिन अगर किसी बच्चों को नहीं पता भी है कि कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, तब जाके आप ये बोल सकते हो कि जब when there is no majority, when there is, बात समझना, when there is no majority for a single party, अगर कोई सिंगल पार्टी है और मेजॉरिटी नहीं है इसको गवर्नमेंट बनाने में, तब जाके दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलेंगे। दो या दो से ज्यादा पार्टीज क्या करेंगे? ये मीट हो जाएंगे, मिलेंगे, और इसके बाद एक गवर्नमेंट बनाएंगे। उसी गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं बेटा। उसी गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट। तो जब किसी सिंगल पार्टी के पास, जब सिंगल पार्टी के पास कोई सिंगल पार्टी होती है, उसके पास नो मेजॉरिटी, इनके पास मेजॉरिटी नहीं होती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो तब जाके दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। उसी को हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। जहां पे नहीं आएगा समझ, वहां पे पॉज करके दोबारा से इसको देख सकते हो और आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद आगे जाएंगे, हम आगे पढ़ेंगे। आपकी किताब में लिखा होगा ये वाला, ये देखिए आप, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है।
तो लिखा होगा आपकी किताब में 253 पेज नंबर। मैं साथ साथ पेज नंबर भी बोल रहा हूँ ताकि आपकी नजर आपके बुक पे भी रहे और यहाँ टॉपिक पे भी आपकी नजर रहे। वहां लिखा होगा मेकिंग लॉ, फिर लिखा होगा ऑर्डिनरी बिल, फिर नीचे लिखा होगा मनी बिल। वहां आप भूल जाए जहां रखे नजर। देखो क्या क्या है किताब में लिखा होगा ऑर्डिनरी बिल के बारे में। ये देखिए यहाँ पे ऑर्डिनरी है, इसके बाद लिखा होगा मनी बिल, यहाँ पे मनी बिल भी है। बिल्स जो है ना, बिल्स जो फिर बाद में लॉज बनते हैं, डॉक्यूमेंट। बिल्स एक तरह के नहीं है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स। जैसे ऑर्डिनरी भी है, मनी भी है, फाइनेंशियल भी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी है। इनको अभी नहीं पढ़ेंगे हम, ये तो सिलेबस में है ही नहीं। फिलहाल के लिए ये दो क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास अभी जो पढ़ना है वो है ऑर्डिनरी बिल, एक तो पढ़ना है ऑर्डिनरी बिल, उसके बाद आपको पढ़ना होगा मनी बिल। ये दो बिल्स आपको पढ़ने होंगे। बिल, जब बिल पे साइन होता है प्रेसिडेंट का, तो पढ़ा ना आपने इससे पहले। जब प्रेसिडेंट इस बिल पे साइन करता है लास्ट पे, तो बिल क्या होती है, फिर बिल कन्वर्ट होती है, ये बन जाता है एक्ट या कहेंगे लॉ, जब प्रेसिडेंट साइन करता है। ठीक है, तो अब समझना है कि ऑर्डिनरी बिल क्या होती है, मनी बिल क्या होती है। ठीक, इनको समझेंगे हम। पहले यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल को करेंगे हम, इसकी बात करेंगे हम। ये आर्टिकल फिलहाल के लिए भूल जाए, आपके सिलेबस में इतना नहीं है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फिर यहाँ पे आर्टिकल लिखे हुए कि किस आर्टिकल के तहत इनको पावर्स दिए गए हैं। आपके सिलेबस के मुताबिक, आपके क्लास के मुताबिक जो अहम बात इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो ऑर्डिनरी बिल है ना, वी कैन इंट्रोड्यूस दिस बिल इन लोकसभा एज वेल एज इन राज्यसभा। पूरी तरह से ध्यान देना। मतलब होता है, मैं इसको इरेज करूंगा, इसको मैं समझा दूंगा। मैं पहला पॉइंट क्या आपको बोल रहा हूं, देखिए बेटा पूरी तरह से नजर रखना। मैं ये वाला पॉइंट आपको सिखा रहा हूं, ये वाला पॉइंट, यहां मैं बातें कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जो ऑर्डिनरी बिल है ना, ऑर्डिनरी बिल, इसको लोकसभा में भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इसको राज्यसभा में भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ये पहला शर्त, पहली कंडीशन। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि इंट्रोड्यूस कौन करेगा, इस ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कौन करेगा, कौन पेश करेगा। सो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर और बाय द प्राइवेट मेंबर। देखिए क्या होता है, लोकसभा तो आपने कल पढ़ा, लोकसभा में क्या होते हैं, लोकसभा में एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम चुनते हैं। ठीक, अब उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में कुछ होते हैं जिनको मिनिस्टर बनाया जाता है, मिनिस्टर बनाया जाता है, सारे के सारे के नहीं, कुछ को मिनिस्टर बनाया जाता है। इसका रेंज है 70 to 80। टोटल नंबर क्या है लोकसभा के मेंबर्स का, टोटल तो मैंने कल ही बोला था 543। अब 543 में से कुछ को मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक, जो 100 से बिलो है, 100 से बिलो है। जो ये कुछ मिनिस्टर्स बनते हैं, इनके पास तो पावर ज्यादा। अब बाकी जो मिनिस्टर नहीं बने हैं ना, इनको मैं कहता हूं प्राइवेट मेंबर, इनको कहते हैं प्राइवेट मेंबर, पीवीटी मेंबर। ठीक है बेटा, तो ये जो ऑर्डिनरी बिल है, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, या तो मिनिस्टर करेगा कोई इंट्रोड्यूस इसको लोकसभा में या राज्यसभा में, या तो कोई प्राइवेट मेंबर, मतलब जो मिनिस्टर नहीं होगा। ठीक है, दोनों को ये इजाजत है। किस किस को इजाजत है, मिनिस्टर को भी इजाजत है, प्राइवेट मेंबर को भी इजाजत है कि वो इंट्रोड्यूस करे ऑर्डिनरी बिल को, कहां पे, या लोकसभा में या राज्यसभा में। बस इतना याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसको आप पॉइंट डाउन करिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, बात समझना। नेक्स्ट पॉइंट में यहां अब ये समझाना जा रहा हूं, ये वाला रिकमेंडेशन, ये लिखा है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब जो ऑर्डिनरी बिल है, प्रेसिडेंट जो होता है कंट्री का, उसकी इजाजत यहां पे जरूरत नहीं है। नो, नॉट रिक्वायर्ड परमिशन, नॉट रिक्वायर्ड लिखा है, नॉट रिक्वायर्ड परमिशन। मतलब अगर आप मिनिस्टर हो, अगर आप प्राइवेट मेंबर हो, आपको प्रेसिडेंट से इजाजत पहले नहीं लेनी है कि मैं लोकसभा में इंट्रोड्यूस करूं या राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस करूं। नहीं, आपको इजाजत नहीं लेनी है जब ऑर्डिनरी बिल होगी। बात समझना,
ऑर्डिनरी बिल अगर होगी तो तब जाके आपको इजाजत नहीं लेनी है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम और एक पॉइंट यहां समझेंगे हम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। इसके बाद हम और एक पॉइंट समझेंगे, ये वाला अमेंडमेंट रिजेक्शन बाय राज्यसभा। कैन डू क्या मतलब होता है कि ऑर्डिनरी बिल जो है जब इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसके बाद राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो राज्यसभा को ये पावर्स है कि वो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो इसको अमेंड करने को भी कह सकते हैं। अमेंड मतलब चेंज, मैंने 1000 बार आपको पढ़ाया। मतलब यहां पे राज्यसभा को पावर्स है ऑर्डिनरी बिल के साथ छेड़खानी करने का। ठीक है बेटा, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दो बार समझिए इसको, आप बात समझ में आ जाएगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिर मैं इसको रिवाइज भी करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ज्वाइंट सिटिंग फॉर डेडलॉक। देखिए क्या होता है, अगर ऑर्डिनरी बिल है, अब अगर मान के चलिए राज्यसभा जो है इसने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज को बुलाएगा, दोनों हाउसेज को, लोकसभा को भी राज्यसभा को भी। जब दोनों हाउसेज को बुलाएगा उसको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग, इसका मतलब है ऑर्डिनरी बिल अगर कुछ गड़बड़ हो गया इसको, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाएगा। और कौन बुलाएगा ज्वाइंट सिटिंग को? प्रेसिडेंट बुलाएगा। इसके बाद मान के चलिए लोकसभा ने इसको पास कर दिया ऑर्डिनरी बिल को, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, अब किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, हर एक बिल के साथ यही होगा, अगर लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा ने पास किया, फिर जाएगी बिल प्रेसिडेंट के पास। तो देखो प्रेसिडेंट का रूल क्या है, यहां पे प्रेसिडेंट रूल लिखा है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट के हाथ में 3 काम है, 3 काम। यहां इसको 3 पावर्स है। या तो प्रेसिडेंट करेगा रिजेक्ट बिल को लास्ट पे, या तो प्रेसिडेंट करेगा इसको एक्सेप्ट, या तो ये बोलेगा कुछ चेंज करने के लिए अमेंड, यही तो कर सकता है प्रेसिडेंट। लेकिन ऑर्डिनरी बिल जब होगी, अगर लोकसभा ने इसको पास किया, राज्यसभा ने इसको पास किया, अब प्रेसिडेंट का रोल क्या है? तो यहां लिखा है प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, प्रेसिडेंट इसको अप्रूव भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, या चेंज करने को भी कह सकता है। इसका मतलब इस पे भी टिक मारेंगे, इस पे भी टिक मारेंगे, इस पे भी टिक मारेंगे। सो इफ इट इज ऑर्डिनरी बिल, प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट इट, प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट इट, और प्रेसिडेंट कैन रिटर्न इट फॉर द चेंज। ये इसको वापस भेजिएगा लोकसभा के पास, भाई इसमें ये गलतियां है या ये समझ नहीं आया, इस पे नजर दीजिए आप। ठीक है, 1-2 बार ये अगर आप देखोगे पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ये मैं कह रहा था ऑर्डिनरी बिल का मसला क्या है। ठीक है बेटा, ऑर्डिनरी बिल कौन कौन से पावर्स किसके पास क्या है, कहां पे इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कहां पे नहीं कर सकते हैं, ये सारी कहानी मैंने पढ़ाई है। ये ऑर्डिनरी बिल, अगर मैं मोटा मोटा इतना कहूं आपको, ये ऑर्डिनरी बिल है, मोटी मोटी बातें करेंगे। ऑर्डिनरी बिल को मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूं लोकसभा में, मैं इसको इंट्रोड्यूस कर सकता हूं राज्यसभा में भी। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। इसका मतलब इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, या कोई प्राइवेट मेंबर। या प्राइवेट मेंबर ये नहीं कि बाहर से कोई आ जाएगा, ये वही एमपीज है जिनको मिनिस्टर नहीं मिले हुए, वो कर सकते हैं, दोनों को इजाजत है। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया? और हमने ये पढ़ लिया कि यहां पे राज्यसभा इसको अमेंड कर सकता है, थोड़ी सी चेंज कर सकता है, या क्या क्या करेगा राज्यसभा, इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, ये पावर्स है राज्यसभा को। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि अगर राज्यसभा ने इसको रिजेक्ट कर दिया या अमेंड करने का कोशिश कर दिया, तो यहां पे प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट को ये पावर्स है ऑर्डिनरी बिल के मसले में कि वो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या मैंने बोला था कि लोकसभा को भी बुलाएगा, राज्यसभा को भी बुलाएगा, दोनों आ जाएंगे, बैठेंगे, ज्वाइंट सिटिंग करेंगे ऑर्डिनरी बिल में। फिर मैंने कहा था कि लास्ट में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? अब अगर दोनों ने पास कर दिया ना, लोकसभा ने पास किया,
राज्यसभा ने पास किया, पास किया, पास किया। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है लास्ट में? या तो एक्सेप्ट करेगा, या तो रिजेक्ट करेगा, या तो रिटर्न करेगा। रिटर्न क्यों करेगा? चेंज के लिए। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई है। बस इस पे आप क्या करेंगे, आप यहां से यहां तक स्क्रीनशॉट लो, एक दो बार नजर मार दो, पूरी कहानी, ये वाली कहानी, ये वाली कहानी, सारा मैंने यहां पे पढ़ा दिया। ठीक है, हो गया ऑर्डिनरी बिल के मसले में हमने बातें कर दी है। अब तो आपके सिलेबस में खाली ऑर्डिनरी बिल तो लिखा ही नहीं है, आपके सिलेबस में तो और एक बिल है। क्योंकि मैंने कहा बिल एक तरह की नहीं होती है, बिल्स के टाइप्स है, मुख्तलिफ किस्म के बिल्स होते हैं जो पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल के बारे में हमने सीख लिया है। अब तो है मनी बिल के बारे में। देखो मनी बिल के बारे में तो लिख रहा हूं, मनी बिल मैंने लिखा, मनी बिल। इसके बारे में क्या क्या सीखेंगे हम? वही वाली बातें जो ऑर्डिनरी के बारे में हमने सीखा था कि इसको इंट्रोड्यूस कौन करेगा, ये हम सीखेंगे पहले। इसको इंट्रोड्यूस कौन करेगा, कहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो यही हम सीखेंगे। देखो क्या होता है मनी बिल के बारे में, इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा खाली 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 लोकसभा में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मनी बिल है, इसको खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ना कि राज्यसभा में। यहां तो दोनों, लोकसभा भी राज्यसभा भी, लेकिन मनी बिल की जब बात की जाएगी, इसको खाली आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो लोकसभा में। वेरी इंपॉर्टेंट हो गई पहली बात। इसको टिक मारेंगे ऊपर से हम। कहां गया ये तो टिक मारेंगे, हो गया ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वहां सीखा था हमने ऑर्डिनरी बिल में कि इंट्रोड्यूस्ड बाय, कि कौन करेगा पेश इसको। ऑर्डिनरी बिल में मैंने बोला था कि इसको दोनों, मिनिस्टर भी और प्राइवेट मेंबर भी। लेकिन जब मनी बिल होगी ना, इसको इंट्रोड्यूस करेगा खाली मिनिस्टर, प्राइवेट मेंबर नहीं। सो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनली मिनिस्टर इसको खाली इंट्रोड्यूस करेगा। पावर्स है, देखिए पावर्स किसको क्या है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है। तीसरा क्या हमने सीखा था कि यहां चेंज अगर कोई चाहेगा तो क्या कर सकता है? रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, देखो इजाजत, हाँ इजाजत मैंने बोला था ऑर्डिनरी बिल में इजाजत नहीं चाहिए प्रेसिडेंट की। लेकिन जब मनी बिल होगी ना, मनी बिल में आपको पहले इजाजत लेनी होती है। सो यू नीड परमिशन। आई कैन राइट हियर परमिशन, यू नीड परमिशन। वहां पे परमिशन की जरूरत नहीं है, पहले प्रेसिडेंट की परमिशन होनी चाहिए। प्रेसिडेंट भैया मैं मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, कोई मिनिस्टर बोलेगा कि मैं मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट जब बोलेगा यस, तब वो कर सकता है। ऑर्डिनरी बिल के लिए कोई इजाजत नहीं। ठीक है। इसके बाद और एक पॉइंट मैंने कहा था, क्या यहाँ पे राज्यसभा का रोल ये होता है ऑर्डिनरी बिल में कि राज्यसभा इसको चेंज कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन यहां मनी बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड, खाली या सजेस्ट कर सकता है, चेंज रिजेक्ट नहीं कर सकता है। बात समझना, राज्यसभा खाली सजेस्ट कर सकता है मनी बिल के बारे में, सजेस्ट। फिर लोकसभा की मर्जी, वो माने या ना माने। यहां राज्यसभा नो रिजेक्ट, मतलब ये रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं मनी बिल को। वहां तो इनको पावर्स है, यहाँ पे पावर्स नहीं है। ये बात समझना बहुत ये मुझे लग रहा है ऑर्डिनरी बिल जो है ना, उसका अपोजिट हो रहा है मनी बिल में। ऑर्डिनरी बिल का अपोजिट हो रहा है मनी बिल में। अब और एक पॉइंट है, वहां अगर राज्यसभा ने रिजेक्ट किया था, फिर ज्वाइंट सिटिंग हुई थी, पढ़ाया था ना मैंने। यहां ऐसा नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन, मतलब यहां नो ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। यहां पे नहीं बुलाया जाएगा राज्यसभा को और लोकसभा को। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को यहां पे पावर्स है ही नहीं उतने ज्यादा। अब ज्वाइंट सिटिंग की मजबूरी है ही नहीं, क्यों कराएंगे ज्वाइंट सिटिंग फुजूल में यार। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखिए आप। फिर मैंने पढ़ाया था लास्ट में आपको, एक मिनट यहां से काम नहीं हो रहा है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था, एक नहीं वर्क कर रहा है, वेट फॉर अ मिनट, ये हो गया। ये देखिए मैंने फिर पढ़ाया था प्रेसिडेंट्स रूल लास्ट में। वहां क्या था प्रेसिडेंट का रोल? वहां ऑर्डिनरी बिल में, मैं पहले ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूं। ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट का रोल क्या था? वो एक्सेप्ट भी कर सकता था, रिजेक्ट भी कर सकता था,
रिटर्न भी कर सकता था। 3 बातें मैंने पढ़ाई थी। लेकिन अभी तो मॉनी बिल है, मॉनी बिल है। अब मॉनी बिल में प्रेसिडेंट का रोल क्या है? तो यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है, क्या लिखा है? ही कैन रिजेक्ट, ही कैन अप्रूव, बट नो रिटर्न। बात समझना, यहां मॉनी बिल में वो रिजेक्ट कर सकता है, वो रिजेक्ट कर सकता है, वो अप्रूव कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, बट नो रिटर्न, वापस नहीं भेज सकता है, नो रिटर्न। बात समझना आप। तो ये कुछ बातें थी ऑर्डिनरी बिल और मॉनी बिल के दरमियान। आपकी किताब में लिखा होगा कि जब, अब आपकी किताब के हिसाब से कुछ बातें मैं यहां पे पढ़ाने जा रहा हूं, नजर रखिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बेटा, मैंने कहा था ना मॉनी बिल, मॉनी बिल को इंट्रोड्यूस कहां पे किया जाएगा? खाली लोकसभा में। ये भी पढ़ा है मैंने बेटा। जब लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, फिर कहां पे इसको पास किया जाता है? राज्यसभा में। राज्यसभा में इसको पास, देखो देखो क्या होता है, लोकसभा में इसने इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा ने इसको पास किया राज्यसभा के लिए। राज्यसभा को कहा जाता है कि भाई आपके पास ये बिल रहेगी खाली और खाली 14 डेज के लिए। इसका मतलब विद इन 14 डेज, 14 डेज के अंदर अंदर इनको वापस करनी होती है बिल राज्यसभा को, विद इन 14 डेज। ठीक है। और यहां पे क्या कर सकता है राज्यसभा? खाली सजेस्ट कर सकता है, खाली सजेस्ट कर सकता है, बस। तो मैंने पढ़ा दिया, इनको यहां पे पावर्स है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा ये पॉइंट्स मैं बोल गया था शायद, ये आपकी किताब में लिखे थे, वहां पे आप नजर मारोगे, यही सब कुछ है आपकी किताब सिलेबस में। फिर आगे जाएंगे, आगे लिखा होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, अगर आप पेज टर्न करोगे। देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? यूनियन सेंटर, एग्जीक्यूटिव का मतलब वो पर्सन जो फिर इंप्लीमेंट करते हैं लॉज को, या जो गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो मैं ये कहूंगा यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु रन द गवर्नमेंट एट सेंटर लेवल, जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट को चलाते हैं, एंड टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन या वाइटल डिसीजन, जो बड़े बड़े फैसले लेते हैं ना। कुछ पर्सन होते हैं जो बड़े बड़े फैसले लेते हैं कैसे कंट्री को चलाना है, उनको कहते हैं हम यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। जैसे बड़े बड़े ऑफिसर कौन है सेंटर पे? प्रेसिडेंट होता है, पीएम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये सारे बड़े ऑफिसर्स है, और इनको मैं कहता हूं यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव है जो बड़े फैसले लेते हैं कंट्री को चलाने के लिए। ठीक। पहला बड़ा ऑफिसर तो है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के बारे में तो क्या मैंने बताया, मैंने एक बार बोला था कि प्रेसिडेंट जो है ना यहाँ पे कंट्री में, हमारे कंट्री इंडिया में, वो तो है सर्मोनियल हेड, मतलब इसके हाथ में ज्यादा पावर्स है ही नहीं। अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो क्या होना चाहिए? पहले सिटीजन होना चाहिए, 35 इयर्स की एज होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम एज। इसके बाद तो आपकी मर्जी यार, 35 मिनिमम। इसके बाद ये इतना काबिल होना चाहिए, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब इसमें इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कम से कम ये लोकसभा के मेंबर के क्वालिफिकेशन के बराबर होना चाहिए। जो वहां पे लोकसभा का मेंबर अगर कोई बनना चाहता है उसके लिए जो प्रोसेस होती है, तो वैसे इसमें वो चीजें होनी चाहिए। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ लोकसभा, लेकिन मेंबर नहीं होना चाहिए लोकसभा का ही। और बता, लोकसभा के जो वहां पे जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होने चाहिए इससे। और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। इससे क्या आया समझ? इससे ये आया समझ कि प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ, इज नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, इज नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज। तो ये इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। अब अपॉइंटमेंट, इसको अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इसको लोग नहीं चुनते हैं, इसको इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट का मतलब इसको ये इलेक्ट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, ईसी, इसका मतलब इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, एमपीज एंड एमएलएज, जिनको हमने इलेक्ट किया होता है, मेंबर पार्लियामेंट्स को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, एमएलएज को, वही एमपीज वही एमएलएज मिलके इस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। इसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ना कि डायरेक्ट।
तो जो ये एमपीज और एमएलएज का ग्रुप है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक, इसके बाद टेन्योर की बात करेंगे, कितने टाइम के लिए प्रेसिडेंट को चुना जाता है, तो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट को चुना जाता है। ही कैन और शी कैन बी री इलेक्टेड, इसको दोबारा से इसको फिर से चुना जा सकता है। देयर इज ए कंडीशन। एंड प्रेसिडेंट कैन रिजाइन ऑल्सो, ये नहीं कि बस इसको 5 साल के बनाया गया तो ये रिजाइन नहीं दे सकता है, अगर इसको लगा तो ये रिजाइन दे सकता है, या इसको निकाला भी जा सकता है, ऐसा भी है। अगर इसको रिजाइन देना होगा, ये देगा वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइनेशन, और वाइस प्रेसिडेंट फिर बोलेगा स्पीकर को कि भाई ऐसी बात है, प्रेसिडेंट भैया बोल रहा है कि मैं रेजिग्नेशन देना चाहता हूं, तो स्पीकर के हवाले करेगा रेजिग्नेशन। ठीक है। सैलरी की बात करेंगे, इसकी सैलरी और अलाउंसेस की बात करेंगे तो 5 लाख इसकी सैलरी होती है पर मंथ, और उसके बाद बाकी सारे अलाउंसेस, ये तो बहुत बड़ा रकम बन जाता है, तो कम से कम 5 लाख की उम्मीद रखो। उसके बाद इम्पीचमेंट की बात करेंगे। इम्पीचमेंट देखो, इसको प्रेसिडेंट को निकाला भी जा सकता है, मैंने कहा ना, ये तो खुद भी निकाल सकता है, निकाला भी जा सकता है। जिस प्रोसेस से इसको निकाला जाएगा उसको कहते हैं इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट क्या होता है? चार्ज विद अ क्राइम और मिसकंडक्ट, या यूं कहो गया फॉर्मल प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट टू रिमूव हाई रैंकिंग ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल। अगर किसी हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल को निकालना होगा, जैसे प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट की जज को, हाई कोर्ट की जज को, तो अगर चीफ जस्टिस को अगर इनको निकालना होगा ना, उस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट। लाइक प्रेसिडेंट, जज होता है, अगर कोई मिसकंडक्ट किया, इन्होंने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया होगा, तब जाके इनको निकाला जा सकता है, लेकिन इजीली नहीं। उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा में। 2/3 मेजॉरिटी मतलब 543 है ना टोटल मेंबर्स, अब 543 का 2/3 कर लो। 2/3 मतलब इसको 3 से डिवाइड कर लो। जब 3 से डिवाइड कर लिया, तो जो 3 से डिवाइड कर लिया, फिर 2 पार्ट्स को मिला दो, तो जो 2 पार्ट्स मिल गए ना, तो ये मेंबर्स ऐसे में करेंगे हम, ऐसे करेंगे हम। अगर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कम से कम आपको ज्यादा बड़ा सा नंबर चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा नंबर लूंगा, उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। ये 600 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 2 6 200 हो गया। इसका मतलब 600 का एक पार्ट हो गया 200, दूसरा पार्ट हो गया 200, तीसरा पार्ट हो गया 200। अब इन 2 पार्ट्स को मैं मिलाऊंगा, हो गए 400। इसका मतलब होता है कि 600 में 400 बंदे ये बोलने चाहिए कि हाँ भाई निकालना होगा प्रेसिडेंट को। ये होता है 2/3 मेजॉरिटी। बहुत सारे लोग हाफ से भी ज्यादा, ये होता है हाफ से भी ज्यादा। ठीक है, इसके बाद आगे जाएंगे। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये प्रेसिडेंट है ना, इसके पास पावर्स क्या क्या है वो देखेंगे हम। तो यहाँ लिखा है बीच में फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, चाहे फंक्शन को चाहे पावर को, आपकी मर्जी है। तो पहला पावर क्या है? पहला पावर ये है कि ये अपॉइंट, ये देखेंगे पहला पावर, मैं इसके लिए रेड कलर लाऊंगा। पहला पावर, ही कैन अपॉइंट और शी कैन अपॉइंट चीफ्स ऑफ डिफेंस फोर्स। तो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, इनको अपॉइंटमेंट यही दे रहा है प्रेसिडेंट ही। और इतना ही नहीं, ये अपॉइंट कर सकता है किनको? जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इनको भी अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट ही। इतना ही नहीं, जो स्टेट्स के गवर्नर्स होते हैं, गवर्नर्स जितने भी स्टेट्स है, वहां जो गवर्नर्स है उनको अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट। जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, उनको भी अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट ही। इसके बाद ये अपॉइंट कर रहा है पीएम को भी, लेकिन पीएम को पहले सिलेक्ट करते हैं सारे एमपीज, इसके बाद रूलिंग पार्टी के एमपीज। तो पीएम को अपॉइंट कर रहा है यही। फिर पीएम की एडवाइस पे बाकी सारे मिनिस्टर्स को भी ये अपॉइंट करता है, लेकिन पीएम की एडवाइस पे, खुद नहीं। इतना ही नहीं, ये प्रेसिडेंट क्या कर रहा है? प्रेसिडेंट तो बिल्स पे साइन करेगा। जब ये बिल्स पे साइन करेगा तो तभी तो वो बिल बनेगा, एक्ट या लॉ बनेगा। इसका मतलब प्रेसिडेंट का वैल्यू है थोड़ा सा। इसके बाद प्रेसिडेंट जो है ना, ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। लोकसभा 5 साल के बाद डिसॉल्व होता है, लेकिन डिसॉल्व करने का हक जो है ना, वो प्रेसिडेंट को ही है। इसका जब टेन्योर खत्म होता है 5 साल के बाद, प्रेसिडेंट का ये भी रोल है कि ये समन करेगा। समन किसको करेगा? बुलाएगा किसको? पार्लियामेंट के सेशंस को। जब भी पार्लियामेंट की मीटिंग्स होते हैं, सेशंस होते हैं, तो यहाँ पे ये राइट है प्रेसिडेंट को कि वो इनको बुलाए। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट का ये भी राइट है कि वो डिक्लेयर करे इमरजेंसी।
अगर इसको लगे कि कोई क्राइसिस है कंट्री में, चाहे वॉर का खतरा है, चाहे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है, इंटरनल है कुछ प्रॉब्लम, इकोनॉमिक क्राइसिस है या इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, तो तब जाके इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा प्रेसिडेंट। तो ये सारे पावर्स है। ठीक है बेटा, क्या क्या पावर्स है फिलहाल के लिए मैं एक नजर मार दूंगा इस पे, नजर रखना आप, नजर रखना यहाँ पे आप, क्या क्या पावर्स है इसके पास। इसके पास है एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या होता है बेटा, ये अपॉइंट कर रहा है, ये बोला ना मैंने यहाँ पे, अपॉइंट कर रहा है, जज को अपॉइंट कर रहा है, गवर्नर को अपॉइंट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहा है, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स है इसमें। दूसरा क्या है, ये बिल्स पे साइन करता है तो फाइनेंशियल पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स है। ठीक, इसी के नाम पे तो बजट भी पेश किया जाता है। और इसके हाथ में लेजिस्लेटिव पावर्स भी है, लेजिस्लेटिव पावर्स भी है, लेजिस्लेटिव पावर्स भी है, जो बिल्स पे साइन कर रहा है। ठीक, तो ये लेजिस्लेटिव पावर इसके हाथ में है। इसके बाद जुडिशियल पावर्स भी है इसके, जुडिशियल पावर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान देना आप। इसके इतने पास, इस प्रेसिडेंट के पास इतने जुडिशियल पावर्स होते हैं कि ये किसी को भी माफ कर सकता है। अगर कोई क्या करेगा, if anyone can appeal him or her for the mercy, appeal for mercy, कोई बोलेगा मुझे रहम कर लो, मुझे सजा है, तो ये सजा को रिड्यूस भी कर सकता है, ये रिड्यूस कर सकता है किसको, कम कर सकता है किसको, ये रिड्यूस कर सकता है किसी की सजा को भी, तो और या तो ये करेगा माफ कर सकता है, ही कैन ग्रांट पार्डन ऑल्सो, ये माफ कर सकता है, पार्डन कर सकता है। अगर किसी को डेथ सेंटेंस भी मिली हुई हो, डेथ सेंटेंस, सजाई मौत जिसको कहते हैं, तो प्रेसिडेंट उसको माफ कर सकता है। इसके पास जुडिशियल पावर इतने हैं। और फिर लास्ट में मैंने कहा था इसके पास इमरजेंसी पावर्स भी है, इमरजेंसी पावर्स है। जब इसको लगे कि इकोनॉमी डाउन है, जब इसको लगे वॉर का खतरा है, जब इसको लगे कि नहीं भाई स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं, तब जाके किसी भी जगह पे ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर लेगा। इसके हाथ में ये पावर है। ठीक है बेटा, तो ये और एक पार्ट था, जहां नहीं आएगा समझ वहां दोबारा देख लेना, और ये 2 बार, काफी हैक्टिक ये टॉपिक है, बड़े बड़े टॉपिक्स इसमें है, और क्लास 8 के लिए बड़ा टॉपिक इसे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आप 2-3 बार देखोगे तो कोई मसला नहीं है, फिर कोई मसला नहीं है। रिवीजन करने से आपका जो है ना पावर बढ़ जाएगा, लर्निंग पावर बढ़ जाएगा ज्यादा ज्यादा। चलिए इसके बाद पार्ट 3 जो है ना, उसमें कुछ बातें करेंगे, ज्यादा वो बड़ा नहीं होगा, लेकिन कुछ जो रह गया ना वो पार्ट 3 में बोलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑल।